साल था 334 ईसा पूर्व। सोचिए, इतिहास के सबसे जबरदस्त, सबसे बड़े मिलिट्री कैंपेन में से एक की शुरुआत हो रही थी। और इसे लीड कौन कर रहा था? एक 20 साल का लड़का, एक राजा, सिकंदर। और उसका सामना किससे था? उस दौर की सबसे बड़ी सुपर पावर, फारसी साम्राज्य से। ये बात बिल्कुल सच है। इतिहास में कुछ ही लोग ऐसे हुए हैं जिनका असर इतना गहरा, इतना बड़ा रहा हो। सिकंदर ने सिर्फ 10 साल, बस 10 सालों में एक ऐसी मुहिम चलाई जो उसे उस समय की जानी पहचानी दुनिया के बिल्कुल आखिरी छोर तक ले गई। और इसी सफर में उसने खड़ा किया इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक। तो देखिए, एक तरफ था मैसेडोनिया, एक नई उभरती हुई ताकत, जिसके पास एक छोटी लेकिन बहुत ही तजुर्बेकार और मजबूत सेना थी। और दूसरी तरफ था फारसी साम्राज्य, उस जमाने की सुपर पावर, बेहिसाब दौलत, बेशुमार रिसोर्सेज। मतलब सिकंदर के सामने जो चुनौती थी वो लगभग नामुमकिन जैसी थी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? ये जो इतना बड़ा, इतना खतरनाक प्लान था, ये सिकंदर को असल में विरासत में मिला था। चलिए, इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पिता का सपना उसके बेटे की किस्मत बन गया। और यहाँ चीजें बहुत तेजी से बदलीं। पहले सिकंदर के पिता राजा फिलिप II ने पूरे ग्रीस को एक किया। फिर उन्होंने ऐलान किया कि वो सब मिलकर फारस पर हमला करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाते, उनके ही बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी। और बस अचानक ये सारी जिम्मेदारी आ गई 20 साल के सिकंदर के कंधों पर। और उसने बिना एक पल गवाए हमले का बिगुल बजा दिया। लेकिन फारस पर चढ़ाई करने से पहले सिकंदर को अपना घर ठीक करना था, और उसने ये काम बड़ी बेरहमी से किया। उसने अपने सभी मुमकिन दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया। जो भी विद्रोह हुए उन्हें बुरी तरह कुचल दिया। और तो और, थेब शहर को तो उसने एक मिसाल बना दिया। पूरे शहर को तबाह कर दिया और वहां के लोगों को गुलाम बनाकर बेच दिया। क्यों? ताकि भविष्य में कोई भी उसके खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत तक न कर सके। तो अब सवाल ये उठता है कि सिकंदर की ये छोटी सी सेना इतनी ताकतवर थी कैसे? क्या था उसका सीक्रेट वेपन? असल में उसके पास थी एक जबरदस्त मिलिट्री मशीन जिसने इस पूरी जीत को मुमकिन कर दिखाया। और ये था वो हथियार, सारिसा। जरा सोचिए, एक 18 फुट लंबा भाला, ये आम ग्रीक भाले से दुगना लंबा था। और जब सैनिक इसे लेकर एक खास फॉर्मेशन, जिसे फैलैंक्स कहते थे, उसमें खड़े हो जाते थे, तो सामने लोहे की नोकों की एक ऐसी दीवार बन जाती थी जिससे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। सिकंदर की आर्मी ना एक परफेक्ट मशीन की तरह काम करती थी। इसके 3 मेन पार्ट्स थे। सबसे पहले फैलेंजाइट्स, ये सारिसा वाले सैनिक थे जो आर्मी की रीढ़ की हड्डी थे। फिर इनके किनारों को बचाने के लिए थे हाइपास्पिस्ट्स, जो इलीट सैनिक थे। और फिर फाइनल डिसाइसिव ब्लो के लिए थी कंपेनियन कैवलरी, ये थे तूफानी घुड़सवार। और इन्हें लीड कौन करता था? अक्सर खुद सिकंदर। और देखिए, अपनी पहली ही बड़ी लड़ाई में, ग्रैनिकस में, सिकंदर मौत के मुंह से वापस आया था। एक फारसी सरदार ने उसके सिर पर ऐसा वार किया कि उसका हेलमेट टूट गया। बस एक पल, और शायद इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन तभी उसके एक जनरल क्लीटस द ब्लैक ने फुर्ती दिखाई और हमलावर का हाथ उसकी तलवार समेत काट दिया। इसी वफादारी ने सिकंदर की जान बचाई। और हाँ, क्लीटस का ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि यही शख्स आगे चलकर कहानी में एक बहुत ही दुखद मोड़ लेकर आएगा। ग्रैनिकस की जीत के बाद ना, ये लड़ाई अब पर्सनल हो चुकी थी। ये सिर्फ 2 सेनाओं की जंग नहीं रह गई थी, ये अब 2 राजाओं का महामुकाबला था। एक तरफ सिकंदर, दूसरी तरफ फारस का बादशाह डेरियस तृतीय। और दांव पर पूरी दुनिया की बादशाहत थी। अगली बड़ी टक्कर हुई इस्सिस में। यहाँ डेरियस की सेना सिकंदर से लगभग 2 गुनी थी, डबल। लेकिन किस्मत देखिए, लड़ाई का मैदान बहुत तंग था। एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ समंदर। इस वजह से डेरियस अपनी बड़ी सेना का फायदा उठा ही नहीं पाया। यहाँ पर भूगोल ने सिकंदर का साथ दिया। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। सिकंदर ने अपनी घुड़सवार टुकड़ी के साथ सीधा, बिल्कुल सीधा फारसी सेना के बीचों बीच हमला कर दिया। उसका निशाना कौन था? खुद बादशाह डेरियस। और डेरियस ने क्या किया? इस हमले का सामना करने के बजाय वो अपने शाही गथ पर बैठकर मैदान छोड़कर भाग गया। गौगामेला की लड़ाई में सिकंदर का मिलिट्री जीनियस अपने पीक पर था। उसने कमाल की 3 स्टेप टैक्टिक अपनाई। पहला स्टेप, वो अपनी सेना को जानबूझकर दाईं तरफ ले गया। इससे फारसी सेना भी उस तरफ खिंच गई और उनका सेंटर कमजोर पड़ गया।
दूसरा स्टेप, एक जबरदस्त घुड़सवार लड़ाई से उसने फारसी सेना के एक हिस्से को वहीं उलझाए रखा, और इससे क्या हुआ, बीच में गैप बन गया। और तीसरा स्टेप, सिकंदर ने इसी गैप का फायदा उठाया और अपनी बेस्ट कैवलरी के साथ सीधा डेरियस पर हमला बोल दिया। और नतीजा हैरान कर देने वाला। सिकंदर की सेना के सिर्फ कुछ 100 सैनिक मारे गए, वहीं फारसी सेना के हजारों सैनिक हताहत हुए, और डेरियस एक बार फिर वो मैदान छोड़कर भाग गया। ये फारसी साम्राज्य की ताकत के ताबूत में आखिरी कील थी। तो फारिस अब जीत लिया गया था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से कहानी ने एक नया और ज्यादा गहरा मोड़ लिया। अब सिकंदर की भूख मिटने वाली नहीं थी, उसकी महत्वाकांक्षा की कोई हद नहीं रही, और उसने एक ऐसा सफर शुरू किया जिसका मकसद था दुनिया का आखिरी कोना। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य कदमों में था, लेकिन अब एक नया सवाल सामने आकर खड़ा हो गया था। एक इंसान को और कितना चाहिए? आखिर कितनी दूर? बहुत दूर होता है। सिकंदर के सफर का ये हिस्सा जुनून और एक तरह के अंधेरे से भरा हुआ है। जीत के साथ साथ सिकंदर भी बदल रहा था। उसने फारसी कपड़े और तौर तरीके अपनाने शुरू कर दिए, जो उसके पुराने मैसेडोनियन साथियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर एक दिन उसने नशे की हालत में क्लीटस द ब्लैक को मार डाला। हाँ, वही क्लीटस जिसने उसकी जान बचाई थी। इतना ही नहीं, वो अब ये भी चाहने लगा था कि उसके ग्रीक सैनिक भी उसके सामने जमीन पर लेटकर सजदा करें, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान हो। और आखिरकार ये सिलसिला रुका। कहाँ? भारत में, हाइफेसिस नदी के किनारे। यहाँ सिकंदर की जिद एक ऐसी दीवार से टकराई जो किसी दुश्मन की नहीं थी। ये दीवार थी उसके अपने सैनिकों की, जो थक चुके थे, टूट चुके थे। 8 साल, हजारों मील का सफर। अब बस। उन्होंने साफ कह दिया, अब और आगे नहीं। ये एक तरह की बगावत थी, और जिंदगी में पहली बार सिकंदर को झुकना पड़ा। तो सिकंदर की ये जो जबरदस्त लेकिन बहुत छोटी सी जिंदगी थी, इसका आखिर मतलब क्या निकला? चलिए, अब आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं। जब वो एक इंसान जो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखे हुए था, चला जाता है, तो फिर क्या होता है? और फिर बेबीलोन शहर में एक तेज बुखार ने उसकी जान ले ली। उसकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 32 साल। और यहीं पर सिकंदर की विरासत का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ उसका बनाया हुआ साम्राज्य, वो इतना बड़ा था लेकिन अस्थिर था। उसकी मौत के फौरन बाद ही उसके जनरल आपस में लड़ने लगे और साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन दूसरी तरफ था उसका सांस्कृतिक असर, जो हमेशा के लिए दुनिया पर छप गया। उसने एक नए युग की शुरुआत की जिसे हेलेनिस्टिक एज कहते हैं। ये वो दौर था जब ग्रीक भाषा, कला और सोच पूरे एशिया में फैल गई और वहां की संस्कृतियों के साथ मिलकर दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, सिकंदर महान कौन था? एक विजनरी जिसने 2 अलग अलग दुनियाओं को एक साथ मिलाया, या फिर एक जालिम बादशाह जिसे सिर्फ और सिर्फ जीतने की भूख थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास आज भी तलाश रहा है।